दोस्तों मूवी की शुरुआत एक गराज से होती है जहां माया नाम की लड़की ड्राइविंग सीखने के लिए आई हुई है। क्योंकि इस गराज के अंदर लाइसेंस बनाना, गाड़ी रिपेयर करना और ड्राइविंग सिखाना सब होता है, इसीलिए माया यहाँ पर आई हुई है। वो रिसेप्शन पर बैठे हुए बंदे से कहती है, देखो मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो गाड़ी चलाना नहीं बल्कि दौड़ाना सिखाए। वो बंदा कहता है कि अरे फिकर नॉट, जिसका ये गराज है वो इंसान बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो गाड़ी दौड़ाने के साथ साथ उसको उड़ाता भी है, आप टेंशन मत लीजिए, वो मस्त आपको ड्राइविंग सिखा देगा। तभी गराज में एक आदमी आकर कहता है कि मेरी गाड़ी रेडी हुई कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना है ये गराज टूटने वाला है, इसलिए जल्दी से मेरी गाड़ी मुझे रेडी करके दे दो। ये सुनकर माया भी घबरा जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है, अरे भैया मेरी ड्राइविंग के पैसे तो दे दो, कहीं पता चला कि गराज टूट गया फिर मेरे पैसे कौन देगा। लेकिन तब वहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए राकेश नाम का बंदा आता है जिसका ही ये गराज है। तो राकेश गाड़ियाँ मॉडिफाई भी करता है और एक से बढ़कर एक स्टंट भी मार लेता है। वो गाड़ी वाले कस्टमर से कहता है कि अंकल क्यों दूसरे की बातों पर ध्यान देते हो, ये गराज मेरे दादाजी ने शुरू किया था और मेरे जिंदा होते हुए तो ये गराज कभी टूटेगा नहीं। उसके बाद राकेश माया से प्रूफ लेकर उसका नाम रजिस्टर कर देता है ताकि लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाए। और फिर राकेश माया को ड्राइविंग सिखाने के लिए अपनी सबसे खास गाड़ी में बैठाता है और धीरे धीरे करते हुए उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। तभी राकेश को उसके दोस्त का फोन आता है। वो कहता है कि यार सुन, बैंक से कोई बंदा नहीं आ रहा, लगता है बैंक में जाकर ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो तू चिंता मत कर, मैं बैंक से होकर आ जाता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या जवाब दिया उन्होंने। माया राकेश से कहती है, अरे रे सच सच कहना, ये गराज टूटने वाला है या फिर नहीं। मुझे लगता है उसके लोन के लिए तुम कुछ अप्लाई कर रहे हो, है ना, ताकि जिस भी कारण से गराज टूटेगा तुम उसको रोक सको, यही है ना तुम्हारा प्लान। इस पर राकेश कहता है कि आपकी बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ कि असल में मेरे गराज के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, सुनिए। अब ड्राइविंग सिखाते हुए राकेश माया को अपने दादाजी की कहानी बताने लगता है। इसके बाद मूवी राकेश के दादाजी के समय पर मुड़ जाती है। राकेश के दादाजी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे, उनको जो सही लगता है वो सीधे कह देते थे। तो एक बार उनके दोस्त को बेटा हुआ, तो वो दोस्त राकेश के दादाजी के पास अपने बेटे को दिखाने के लिए आया। बड़ा ही खुश था वो, क्योंकि आज कई सालों के बाद उसका वारिस जो आया था। लेकिन राकेश के दादाजी ने बच्चे को देखकर तुरंत कह दिया कि यार तेरा बेटा मुझे पंडित की शक्ल का क्यों लग रहा है, दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। ये सुनकर पंडित अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से भाग गया। यानी कि असल कारनामा तो दोस्तों पंडित का ही था, पर उस चीज से दादाजी का दोस्त उनसे गुस्सा हो गया कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में इस तरह की बात करने की। वो दोस्त तो इतना भड़क गया कि उसने अपने गुंडों तक को बुला लिया ताकि दादाजी की पिटाई कर पाए। इसी लड़ाई में दादाजी का एक हाथ कट गया, लेकिन फिर भी वो अपना कटा हुआ हाथ लेकर वहाँ से भाग गए ताकि अपनी जान बचा पाए। इसके बाद वो हैदराबाद आकर शिफ्ट हो गए और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने इस गराज को शुरू किया। लेकिन फिर गराज शुरू करने के कुछ दिनों के बाद ही उनकी तबीयत खराब रहने लग गई और जब वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब राकेश के पिता अपनी पत्नी के साथ राकेश के दादाजी के पास आए, जहाँ उनकी पत्नी उस समय माँ बनने वाली थी। कौन? यानी राकेश की मम्मी। तो दादाजी ने अपने बेटे को ये आशीर्वाद दिया कि मेरा जो भी पोता होगा बेटा, वो मेरे जैसा ही होगा और मैं उसके अंदर ही पुनर्जन्म लूंगा। इतना कहते हुए उनकी जान चली गई। बेचारे राकेश के पिता तो परेशान हो जाते हैं कि यार मैं अपने पिता के स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से इतना परेशान था कि कहीं मेरा बेटा भी वैसा ना हो जाए। तो अब जब पापा ने कह दिया कि मैं तुम्हारे बेटे के रूप में आऊंगा तो इसे कैसे झेलूंगा मैं। राकेश के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। राकेश के पैदा होते ही उसकी माँ तो बेचारी मर गई, लेकिन जैसे जैसे राकेश बड़ा हुआ वो बिल्कुल अपने दादाजी के रंग में ढल गया। जो मन में आया वो सीधे कह दिया, अब चाहे सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा लगे। इसी वजह से वो कई बार मार भी खा चुका है। पढ़ाई तो उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखती, लेकिन मस्ती करने वो जरूर कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज में उसका सबसे अच्छा दोस्त शेखर नाम का लड़का है जो कि एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है। शेखर के पिता का भी देहांत हो चुका है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई है। घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि उसके पास क्रिकेट किट खरीदने के भी ढंग के पैसे नहीं होते। ऐसे एक दिन शेखर राजेश को अपनी बहन प्रिया से मिलवाता है, जो खुद भी उसी कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग कर रही होती है। बस दोस्तों, उसको देखते ही राकेश प्रिया का दीवाना हो जाता है। प्रिया भी राकेश को पसंद करने लग जाती है। अब ऐसे एक दिन शेखर जब क्रिकेट किट के लिए बहुत परेशान बैठा होता है, तब राकेश उसे अपने साथ लाइब्रेरी लेकर आता है और अच्छी वाली किताबें चुरा लेता है वहाँ से, ताकि सेकंड हैंड में बेचकर किट खरीदने का बंदोबस्त हो जाए। बताओ, अब शेखर ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। लेकिन दोनों की फूटी किस्मत टीचर वगैरह नहीं, बल्कि सीधे प्रिंसिपल ही उन दोनों को ये कारनामा करते हुए देख लेते हैं, जिससे दोनों की खूब बदनामी होती है। और प्रिया भी समझ चुकी थी कि राकेश के साथ रहते हुए शेखर भी चोर बन गया, इसीलिए वो राकेश से सारे रिश्ते तोड़ देती है, ये कहते हुए कि तुम एक चोर हो और मैं चोर के साथ रिश्ता नहीं बना सकती। अब इस बेइज्जती से राकेश के पिता भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ऊपर से राकेश हर एग्जाम में फेल होते जा रहा था। राकेश अपने पिता से कहता है कि पापा बस
आखिरी मौका दे दो, पक्का ये एग्जाम पास करके इस बार सिविल इंजीनियर जरूर बन जाऊंगा। ये सुनकर राकेश के पिता का दिमाग ही घूम जाता है और वो कहते हैं क्या बे गधे, तेरा एडमिशन कंप्यूटर साइंस में करवाया है तो तू सिविल इंजीनियर कैसे बनेगा? तुझे तो ये तक नहीं पता कि तू पढ़ाई कौन सी कर रहा है। बस बहुत हो गया, तेरी पढ़ाई आज से खत्म, आज से तू गराज में काम करेगा। राकेश अपने पिता की बात को टाल भी नहीं सकता था, वरना उसकी अच्छे से पिटाई हो जाती। इसीलिए वो अपने पिता की तरह एक मैकेनिक बन जाता है और अपने ही गराज में काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम रेड्डी नाम के एक बंदे को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आता है। वो 25 लाख रुपए देने को तैयार था, बस उसके बदले उसे वो जमीन चाहिए जिस पर गराज बना हुआ है, ताकि वहाँ पर वो एक बिल्डिंग बना पाए। लेकिन उसको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि राकेश और उसके पिता वो जमीन बेचना ही नहीं चाहते थे। तो उस आदमी ने रेड्डी जैसे गुंडे का सहारा लिया ताकि गराज की जमीन उसको मिल जाए, जिस पर रेड्डी मान जाता है क्योंकि उसे पैसे मिल रहे थे। और वो तुरंत अपने गुंडों को गराज भेज देता है ताकि वो उस गराज को तोड़ फोड़ कर पूरी तरह से बर्बाद कर दे। लेकिन होता ये है, उनके गराज में कदम रखते ही राकेश उनके धुलाई करना शुरू कर देता है। सारे गुंडों को इतना मारता है ना कि वो कभी गराज पर नजर नहीं मारेंगे। अब गुंडों से राकेश को पता चलता है कि इन्हें रेड्डी ने भेजा है, इसलिए राकेश रेड्डी के पास पहुंच जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि इस बार सिर्फ गुंडों की धुलाई की है, अगली बार गाड़ियों की तरह तुम्हें भी रिपेयर कर दूंगा, समझे? इसलिए आज के बाद किसी को भी मेरे गराज पर भेजना भी मत, नहीं तो अपने अंतिम संस्कार के लिए तैयार रहना। इतना कहने के बाद राकेश वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ प्रिया पढ़ाई के बाद नौकरी करने आती है, लेकिन उसके पास ना कार होती है ना स्कूटी, इसीलिए अक्सर काम पर पहुँचने में उसको देरी हो जाती है। इसीलिए उसका बॉस उससे कहता है कि देखो हम दोनों का घर पास ही में है, वैसे भी मुझे मेरे ड्राइवर पर भरोसा नहीं, तो तुम मेरी गाड़ी ड्राइव करते हुए साइड पर आ जाना, इससे तुम्हें भी लेट नहीं होगा और मुझे ड्राइवर मिल जाएगा। प्रिया इसके लिए भी मान जाती है, पर परेशानी ये होती है उसे गाड़ी चलाना नहीं आता। जहाँ भी वो ड्राइविंग सीखने जाती वो ज्यादा पैसे चार्ज करता। तब एक बस के अंदर उसको ड्राइविंग स्कूल का पैम्पलेट दिखता है जिस पर हैवी डिस्काउंट बताया जा रहा होता है। तो प्रिया राकेश के गैराज में आ जाती है क्योंकि यहीं का वो पैम्पलेट था। लेकिन जैसे वो राकेश को देखती है वो साफ मना कर देती है कि मुझे यहाँ ड्राइविंग नहीं सीखनी। राकेश तो उसको देखकर बड़ा खुश हो चुका था, इसलिए वो उससे कहता है कि देखो दूसरी जगह जाओगी ज्यादा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, मेरी माना तो यहीं पर ज्वाइन हो जाओ, और तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए, इसलिए प्लीज मान जाओ। तब जाकर प्रिया राकेश से ड्राइविंग सीखने को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उससे नाराज ही थी। राकेश रोज उसे उसके घर लेने जाता और ड्राइविंग सिखाता, जिससे वो धीरे धीरे सीखने लग गई थी। और उसके साथ रहते हुए राकेश को प्रिया के बिहेवियर में काफी बदलाव दिखाई देता है। वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे कॉलेज में हुआ करती थी, उसने हंसना तक छोड़ दिया था और ये प्रिया बिल्कुल टेंशन और डिप्रेशन का शिकार लग रही थी। मानो कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे प्रिया बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए राकेश प्रिया की बहन से इसका कारण पूछता है कि असल में प्रिया के साथ हुआ क्या। तब वो बहन बताती है कि कुछ दिनों पहले हमारे पिता का देहांत हो गया था, इसके बाद सारी जिम्मेदारी प्रिया और शेखर पर आ गई। प्रिया तो उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई के साथ साथ उसे पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी क्योंकि शेखर ने जिम्मेदारियां उठाने से इनकार कर दिया था। सारा का सारा दिन पड़ा रहता है बस ऐसे ही, पता नहीं कैसे कैसे दोस्तों से मिलता है। और एक दिन तो हद ही हो गई जब शेखर ने घर से सारे जेवर चुरा लिए। न जाने इन जेवर को बेचकर उसने क्या किया। इसलिए जब प्रिया ने उसको डांटा, उस पर हाथ उठाया, तो गुस्से में आकर शेखर ने आत्महत्या कर ली। इसी चीज से प्रिया बहुत ज्यादा परेशान रहती है, वो खुद को शेखर की मौत का जिम्मेदार मानती है। राकेश सारी बात सुनकर हैरान हो जाता है, उसे पता चल चुका था कि प्रिया के परेशान रहने का कारण क्या है। अगले दिन जब राकेश प्रिया को गाड़ी चलाना सिखा रहा होता है, तभी एक बाइक सवार चोर प्रिया का बैग छीन कर भाग जाता है। तो राकेश प्रिया को उसका पीछा करने को कहता है, अच्छे से गाइड भी कर रहा होता है, लेकिन राकेश तो अपनी बातें कहता है पर प्रिया डर के मारे उसको उल्टा कर देती है, जिससे राकेश की गाड़ी काफी जगह से टूट जाती है, ठुक जाती है मतलब। पर तब भी वो उस चोर को पकड़ लेता है। बेचारा जो बैग लेकर भागा था उसमें सिर्फ 300 रुपए थे और उन 300 रुपयों को बचाने के चक्कर में राकेश की गाड़ी पर 30,000 का खर्चा लग जाता है। लेकिन फिर भी वो प्रिया से कहता है कि अरे अरे कोई बात नहीं, इसमें 100-200 का ही खर्चा आएगा, ठीक हो जाएगी गाड़ी। फिर प्रिया लेकिन समझ चुकी थी कि राकेश झूठ कह रहा है, तो उसके पास जितने पैसे होते हैं वो राकेश को देख कर कहती है, देखो अगली सैलरी मिलेगी तो मैं बाकी का नुकसान भी चुका दूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या, ये सब क्यों कर रही हो, मैंने कब मांगे तुमसे पैसे। प्रिया कहती है, तुम ये एहसान मुझ पर इसीलिए कर रहे हो ना कि मैं अभी लाचार हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, है ना। राकेश कहता है कि देखो मुझे पता है तुम अभी टेंशन में हो, इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में आया वो बोलने लगी। आखिर वो प्रिया कहाँ गई जिससे मैं कॉलेज में मिला करता था। क्या हाल बना लिया है प्रिया तुमने अपने आप का, अपने आप को देखो। शेखर के साथ जो हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद को दोष देकर जो जिंदगी में बचा है ना उसको भी खत्म मत कर दो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ,
इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। इसको अब तुम जो समझो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इतना कहने के बाद वो चला जाता है थोड़ा अपसेट होकर। ये बात सुनकर प्रिया को भी एहसास होता है कि राकेश बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए वो धीरे धीरे करते हुए खुद को बदलने की कोशिश में लग जाती है ताकि खुद को पहले जैसी प्रिया बना पाए, जिस चीज से राकेश भी खुश हो जाता है और वो दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद राकेश अपने पिता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हॉलिडे पैकेज बुक करता है ताकि उनको कुछ दिनों का आराम दे पाए, क्योंकि वो हमेशा काम किया करते हैं। देखो यार, आज राकेश इतना जिम्मेदार तो बन ही गया है कि अपने पिता की गैर मौजूदगी में गराज को संभाल पा रहा है। इस चीज से राकेश के पिता एकदम से खुश हो जाते हैं कि आखिरकार मेरा बेटा जिम्मेदार बन ही गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती। राकेश के पिता घूमने जा पाते उससे पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। अब राकेश अपने पिता की मौत से परेशान तो था ही, तभी गराज में रेड्डी अपने गुंडों के साथ पहुंच जाता है जो यहाँ पर तोड़ फोड़ करने के लिए आया था। राकेश चाहता तो उनके साथ लड़ाई कर सकता था, लेकिन अभी उसके पिता की मौत हुई थी, इसलिए वो खुद को सदमे से बाहर नहीं ला पाता। वो रेड्डी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरा गराज मत तोड़ो, ये मेरे दादाजी और पिताजी की आखिरी निशानी है, इसके बदले आप जो कुछ बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। तब रेड्डी कहता है कि देख, मैं एक तरफ से कुछ देता हूँ तो उसका डबल लेता हूँ। मुझे तेरा गराज तोड़ने के लिए 25 लाख मिल रहे हैं, अगर 10 दिन के अंदर तो 50 लाख ला कर देता है तो मैं तेरा गराज नहीं तोड़ूंगा। ये सुनकर राकेश अब परेशान हो जाता है कि 10 दिनों में 50 लाख का बंदोबस्त कैसे किया जाएगा, लेकिन गराज बचाने के लिए उसे ये करना ही पड़ेगा। इसलिए वो रेड्डी की डील मान लेता है, जिसके बाद रेड्डी उसे 10 दिन का टाइम देकर गुंडों को रिटर्न कर देता है। और अब हम यहाँ से प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ राकेश माया को अभी भी ड्राइविंग सिखाते हुए सारी बात बता रहा है। वो कहता है कि मैंने बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया है, आज रेड्डी के 10 दिन पूरे हो जाएंगे, अगर लोन मिल गया तो गराज बच जाएगा, लेकिन नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। तभी उसको उसके दोस्त का फोन आता है कि यार बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया है और वो रेड्डी भी बुलडोजर को लेकर गराज में आ चुका है। ये सुनकर राकेश तुरंत माया को वहीं पर छोड़ता है और तुरंत गराज के लिए निकल जाता है। माया भी राकेश की ऐसी हालत को देखकर परेशान थी कि बेचारा कितनी मुसीबतों से जूझ रहा है। अब गराज में आने के बाद राकेश बड़ी मुश्किल से जो 10 लाख उसने जमा किए थे वो रेड्डी को देते हुए कहता है कि 10 दिन की और मोहलत दे दो, मैं बच्चे पे 40 लाख लौटा दूंगा तुमको। रेड्डी कहता है पागल नजर आ रहा हूँ क्या तुझे, अगले 10 दिन में क्या तेरे पिताजी आएंगे स्वर्ग से 40 लाख देने, भूल जा इस गराज को। इसके बाद बुलडोजर गराज को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी माया राकेश को कॉल करके कहती है मैं LIC में काम करती हूँ, मैंने तुम्हारा और तुम्हारे पिता का डेटा निकाला, जिससे मुझे पता चला है कि तुम्हारे पिता ने 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ था। और ये सुनकर राकेश के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो रेड्डी से कहता है कि देखिए मुझे जरिया मिल गया है 40 लाख का बंदोबस्त करने का, वादा करता हूँ आपसे अगले 10 दिन में 40 लाख आपको दे दूंगा। रेड्डी ये सुनकर मान जाता है, पर इस शर्त में कि अगले 10 दिन में 40 लाख नहीं मिले तो वो राकेश को भी मार देगा, जिस पे राकेश उसकी ये शर्त भी मान लेता है। बड़ी खतरनाक शर्त होती है वैसे, लेकिन अपने पिताजी और दादाजी की आखिरी निशानी वाले गराज को बचाने के लिए राकेश अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो गया था। अब राकेश 2 करोड़ सुनकर बड़ा खुश तो था ही, तो तभी माया उसके पास आकर कहती है कि तुमने मेरी बात अच्छी तरह से सुने बगैर फोन ही क्यों कट कर दिया। ये बात सच है कि 2 करोड़ का इंश्योरेंस तुम्हारे पिताजी ने लिया था, लेकिन नॉमिनी पर तुम्हारा नाम है ही नहीं, उसमें तो किसी राजेश का नाम लिखा है, तो पैसे भी तुम्हें नहीं बल्कि राजेश को मिलेंगे। ये सुनकर राकेश हैरान कि ये राजेश कौन है, मेरा तो कोई दूसरा भाई भी नहीं है और मेरे पैदा होते ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। तो माया कहती है कि देखो फिर ऐसा हो सकता है कि जब हमने हमारी कंपनी का सारा डेटा ऑनलाइन शिफ्ट किया होगा तो गलती से किसी ने राकेश के जगह राजेश टाइप कर दिया, क्योंकि दोनों नाम में सिर्फ जे और के का ही फर्क है। ये चीज पहले तो आसानी से सही हो जाती थी, लेकिन अब तुम्हारे पिता के मरने के बाद इसको चेंज करना एक फ्रॉड कहलाएगा, इससे हमें जेल भी हो सकती है। लेकिन राकेश को परेशान देखकर माया अपने बॉस विवेक को फोन करके बुलाती है, जो हमेशा माया पर लाइन मारने की कोशिश करता है। तो माया बड़े प्यार से उससे कहती है कि प्लीज राकेश की मदद कर दो, तुम सर्वर रूम में जा सकते हो ना, तो वहाँ जाकर राजेश से राकेश कर दो, क्योंकि मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। काम तो बड़े खतरे वाला था, लेकिन हर की विवेक माया की बातों में पिघल कर ये करने को तैयार हो जाता है। लेकिन सर्वर रूम तक जाना उसके लिए भी आसान नहीं होगा, कई लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी, कम से कम 5 लाख रुपए। राकेश कहता है कि मैं किसी से उधार लेकर 5 लाख का बंदोबस्त कर दूंगा, बस आप नाम चेंज करने का प्रोसेस शुरू कर दो, कल तक आपको 5 लाख मिल जाएंगे। इसके बाद राकेश बड़ी मुश्किल से 5 लाख का बंदोबस्त करके वो पैसे विवेक को दे देता है, इस उम्मीद में कि नाम बदल जाएगा तो सारा काम आसान हो जाएगा
और उसकी ये उम्मीद रंग भी ला जाती है। अगले दिन माया डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है जिसमें नॉमिनी पर अब राकेश का नाम आ चुका है। इस चीज से राकेश बड़ा खुश होता है कि चलो फाइनली कुछ अच्छा होने वाला है। अब राकेश माया से बातें करते हुए पूछ ही रहा होता है कि पैसे कब तक मिल सकते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला पहुँच जाता है जिसको पता चल चुका था कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, बिना किसी को बताए सर्वर से नाम बदलवाया गया है। इसलिए वो राकेश, माया और विवेक तीनों को पकड़ने के लिए आया होता है। इस चीज से तीनों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। ऑफिसर कहता है कि तुम तीनों ने इतना बड़ा कांड किया है कि कम से कम 7 साल की जेल होगी, तो बस जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन माया कहती है कि देखो, अगर तुम सच्चे पुलिस वाले होते तो अकेले मिलने नहीं आते, सीधे अरेस्ट करके जेल लेकर जाते। यहाँ आए हो तो मतलब रिश्वत चाहिए, बताओ कितना लोगे। ऑफिसर कहता है कि वाह, बड़ा सही दिमाग लगाया तुमने। वैसे ये इंश्योरेंस के पैसे 2 करोड़ है ना, तो मुझे इसका 20% चाहिए, यानी कि 40 लाख। 7 दिन के अंदर ये 40 लाख नहीं मिले तो सीधे जेल जाओगे। राकेश परेशान कि यार 40 लाख मेरे पास होते तो मैं सीधे रेडी को नहीं दे देता क्या, अब क्या करूं। दोनों तरफ से फंस गए। माया राकेश से कहती है देखो, इसमें मेरी भी गलती है, मैंने ही तुम्हें इस फ्रॉड के बारे में बताया। मैं पर्सनल लोन लेकर 20 लाख का अरेंजमेंट कर सकती हूँ और फिर 2 करोड़ मिलने के बाद वो 20 लाख मुझे दे देना, लेकिन बाकी के 20 लाख का बंदोबस्त तुम्हें खुद करना होगा। राकेश के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, वरना ये ऑफिसर तो अभी तीनों को अंदर कर देगा। तो इस चीज के लिए वो मान जाता है। ऑफिसर से कहता है कि मैं 7 दिन के अंदर 20 लाख का बंदोबस्त कर लूंगा। इतना कहने के बाद वो तुरंत चला जाता है ताकि जल्दी से जल्दी 20 लाख का बंदोबस्त कर पाए। और उसके जाते दोस्तों हम देख पाते हैं कि माया, विवेक और ऑफिसर ये तीनों मिले हुए हैं। राकेश के पिता ने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया, बस ये इंश्योरेंस के बहाने ही माया ने राकेश को फंसाया। नाम बदलने के लिए 5 लाख ले लिए और अब जेल से बचने के लिए 20 लाख मांग रहे हैं। एक बार राकेश 20 लाख दे देगा तो ये लोग हो जाएंगे रफू चक्कर। बेचारा राकेश उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि 2 करोड़ से वो अपना गैराज बचा लेगा, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़ो दोस्तों, 25 लाख का और नुकसान होने वाला है। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। अब ये लोग तो मौज कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राकेश 20 लाख के लिए जो हो सकता था ना, उन सामान को बेचने की कोशिश करता है। सारे लोगों से उधार मांगकर उसने ट्राई कर लिया था, लेकिन अभी तक भी 20 लाख जमा नहीं हो पाते। ऊपर से डेली ऑफिसर तो कभी माया आकर राकेश को बोल कर जाते हैं कि अरे 7 दिन होने वाले हैं, क्या कर रहे हो, पैसों का बंदोबस्त कर लो वरना मुसीबत हो जाएगी। दूसरी ओर न्यूज़पेपर में राकेश ने अपने पिता की मृत्यु के बारे में प्रिंट करवाया था, जिसको एक आदमी ट्रेन में बैठे हुए जैसे ही देखता है ना, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राकेश के पिता हैं दोस्तों। वो अपनी मृत्यु के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़कर दंग रह जाते हैं, जबकि वो तो जिंदा है और आराम से कश्मीर और कन्याकुमारी घूमकर रिटर्न आ गए हैं। ये न्यूज़पेपर देखकर वो तुरंत कराज आ जाते हैं और राकेश को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, मुझे जिंदा ही मार दिया तूने, ये सब क्या नाटक चल रहा है। उनको जब वहाँ पर 2 करोड़ के इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट दिखाई देता है तो उनको लगता है सदमा के नालायक, मुझे नकली का मार कर मेरे नाम से इंश्योरेंस का फ्रॉड कर रहा है, ये सब सिखाया क्या मैंने तुझे। राकेश कहता है कि पापा आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों जिस राकेश को हम भोला भाला समझ रहे थे कि बेचारे राकेश के साथ ऐसा कर रहे हैं ये लोग कौन कौन, माया, विवेक और वो ऑफिसर, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि राकेश बहुत पहुंची हुई चीज है। वो माया के जाल में नहीं फंसा, बल्कि उसने माया को अपने जाल में फंसाया। इन सब की शुरुआत कैसे भी बताता हूँ। जब प्रिया ने राकेश को शेखर के बारे में बताया कि शेखर के मरने के बाद प्रिया ने उसके दोस्तों से बात की, जिससे प्रिया को पता चला कि माया, विवेक और ऑफिसर ने मिलकर शेखर को बेवकूफ बनाया था। ये लोग ऐसे एक इंसान को ढूंढते हैं जो मुसीबत का मारा हो। पिता के मरने के बाद घर चलाना काफी मुश्किल हो गया था, तो माया ने शेखर को भी वही बताया कि देखो तुम्हारे पिता ने 1 करोड़ की इंश्योरेंस करवा के रखी हुई है, लेकिन नाम बदल गया है, तो इसको सही करने के लिए 2 लाख लगेंगे। शेखर ने भी सोचा कि अगर सारे पैसे मिल गए तो घर की सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। उससे जो हो सकता था उसने जैसे तैसे 2 लाख का बंदोबस्त करके माया को दे दिया। लेकिन फिर बाद में ऑफिसर आया जिसने जेल की धमकी देकर और 10 लाख की डिमांड की कि अगर नहीं मिले तो जेल जाना होगा। शेखर ने सभी से छुपाकर घर से जेवर चुरा लिए और सब ऑफिसर को दे दिया। इसके बाद तो माया और बाकियों ने अपना सिम बदल लिया, जिससे शेखर का उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, ना उसके पास कोई सबूत जिससे वो माया को फंसा पाए। क्रिकेट का एक बेहतरीन खिलाड़ी इन सब चीजों की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया। और जब घर पर पता चला कि शेखर ने जेवर चुराए तो प्रिया को लगा कि शेखर ने बुरी चीजों में सारे पैसे उड़ा दिए, इसलिए उसने शेखर को डांट दिया। और शेखर तो ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार हो गया था, ये चीजें उससे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए बेचारे ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद तो राकेश और प्रिया ने पुलिस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। तो कई दिनों की मेहनत से राकेश ने ये प्लान बनाकर माया को फंसाने की चाल चली। तो उसने कुछ ऐसा किया कि उसका गैराज टूटने वाला है
पिता चले गए हैं, पैसों की कमी है, और आपको तो पता ही है दोस्तों, जो इंसान मजबूर हो उस पर सारे स्कैमर्स धावा बोल देते हैं। तो माया भी मक्खी की तरह भिनभिनाते हुए राकेश के पास आई ताकि उसको फंसा सके, और उसे क्या पता था कि उल्टा राकेश ही उसको फंसाने वाला है। एक और चीज बताऊं आपको, इस प्लान में ना रेड्डी भी राकेश के साथ था, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस बच्चे के बारे में राकेश के दादाजी ने कह दिया था कि ये तो पंडित के जैसा लग रहा है, वो असल में रेड्डी ही है। उस टाइम अगर राकेश के दादाजी ने रेड्डी के पिता की बेइज्जती नहीं की होती ना, तो उन्हें इतना गुस्सा भी नहीं आता, और न ही गुस्से की वजह से रेड्डी के पिता एक गुंडे बनते। लेकिन आज हुआ क्या, रेड्डी का हर जगह दबदबा है। वो क्यों? क्योंकि अगर उस दिन राकेश के दादाजी रेड्डी के पिता को बुरा भला नहीं कहते तो उसके पिता गुंडा नहीं बनते, और पिता गुंडा नहीं बनते तो रेड्डी भी गुंडा नहीं बनता, और फिर उसका राज लोगों पर नहीं होता। लेकिन क्योंकि उसके पिता गुंडा बन गए तो रेड्डी भी गुंडा बना, और उसका सब पर राज है। तो यही वजह है कि रेड्डी राकेश के दादाजी को आभारी मानता है कि उन्हीं की वजह से आज सब पर मेरा राज चलता है, और इसीलिए वो राकेश की मदद करने को तैयार हुआ। उसने नकली गुंडे भेजकर माया को यकीन दिलाया कि राकेश को पैसों की जरूरत है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसी के साथ साथ इस प्लान में पुलिस ऑफिसर भी शामिल है, क्योंकि राकेश ने पुलिस से कह दिया था कि सबूत नहीं मिला तो क्या हुआ, तीनों को रंगे हाथों पकड़ कर लाऊंगा। इसलिए पुलिस भी छुप छुप कर राकेश के साथ माया और बाकियों पर नजर रखे हुए थे। मान गए यार, इसका प्लान बड़ा खतरनाक है दोस्तों, सभी को जाल में फंसा लिया। अब 7 दिन पूरा होने के बाद राकेश नकली 20 लाख रुपए लेकर माया और बाकियों के पास आता है, जहां चारों तरफ से पुलिस तीनों को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। तभी माया को सामने राकेश के पिता दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि राकेश ने हमें फंसा लिया, इसके पिता मरे नहीं है। इसलिए वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, जिनके पीछे राकेश और पुलिस वाले पड़ जाते हैं। राकेश था ही एक बढ़िया राइडर, कमाल के तरीके से गाड़ी भगाते हुए तीनों को पकड़ कर सीधे कर देता है पुलिस के हवाले, जहां कोर्ट तीनों को 10 साल की सजा सुनाती है। और तब जेल जाने से पहले राकेश माया के पास आकर कहता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, क्या पता जेल में तबीयत खराब हो जाए, और हाँ याद से नॉमिनी की स्पेलिंग देख लेना, वरना कहीं तुम्हारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। कमाल का सीन है दोस्तों, मजा आ गया। इसको देखकर मूवी हो जाती है खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।